हेलो एवरीवन, आज 28 जनवरी 2026 है। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इसके अलावा मिंट में जो भी न्यूज आर्टिकल्स आते हैं उनको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। पर्पज़ क्या है? आपकी करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस प्लस स्टैटिक नॉलेज बेहतर हो, प्लस एग्जाम की फीलिंग आप यहीं पे लो। ठीक, तो ये कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस है। यूरेटियम न्यूज में था, इसके अलावा अगर आप देखेंगे लेपिस गैथिस एक न्यूज में था, म्यांमार न्यूज में था, तो म्यांमार के बारे में सब कुछ कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। पंचम के बारे में समझेंगे, है ना, कि पंचम क्या है, क्यों इस न्यूज में है। इसके अलावा अगर आप देखोगे हो एंड नागेसिस, साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि महाकालेश्वर मंदिर न्यूज में था, उसे भी समझेंगे। अचानक मार अमरकंटक का जो अगर आप देखो वाइल्ड लाइफ रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व है, वो इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। पोलर वर्टेक्स न्यूज़ में था। तो इस तरह से अगर आप देखो 9 से 10 टॉपिक जो न्यूज़ में थे उन्हें हम बेहतरीन एनालिसिस करेंगे। पहला एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू आप देखोगे, आपके समझ में आ जाएगा किस तरह का हम डीप एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूरोटोम। अब यूरोटोम देख के आपको लगता होगा कि कोई ये रेयर अर्थ मटेरियल है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल अभी क्या हुआ है, इंडिया और यूरोटोम एग्रीमेंट अभी हुआ है। किसके मध्य? यूरोपियन यूनियन के मध्य और भारत के मध्य। ठीक है ना। तो कौन सा एग्रीमेंट है? इंडिया यूरोटोम एग्रीमेंट। यूरोटोम आखिर है क्या? यूरोटोम का फुल फॉर्म है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। मतलब नाम से आप समझ गए होंगे, यूरोप की एटॉमिक एनर्जी का जो समुदाय है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वो यूरोटोम है। अब ये जो यूरोटोम है, इसको बनाया गया था, कब बनाया गया था बताइए। तो इसको बनाया गया था 1957 में। 1957 में एक रोम कन्वेंशन हुआ था, उसके तहत यूरोटोम को बनाया गया था। पर्पज ये था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका यूज किस तरह से होना चाहिए? पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से इसका यूज होना चाहिए, है ना, पूरे यूरोप में। और न्यूक्लियर जो पावर, देखिए न्यूक्लियर से 2 चीज़ें बनाई जाती हैं, बम भी बनाया जाता है और विद्युत भी बनाया जाता है। तो इसका यूज विद्युत बनाने में होना चाहिए, ना कि परमाणु के संबंध में। ठीक, लेकिन यूरोटोम का जो कंट्रोल है मिलिट्री पर्पज में, परमाणु जो सामग्री होती है उसमें नहीं था, बल्कि जो पीस पर्पज में यूज होता है उसमें था। तो प्रारंभ में अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग में इसके जो मेंबर हुआ करते, जैसे बेल्जियम इसका मेंबर था, इसके बाद अगर देखिए फ्रांस इसका मेंबर था, इसके बाद जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड ये मेंबर था। बाद में अगर आप देखोगे यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य शामिल हैं। मतलब स्टेटमेंट बनता है कि क्या यूरोपियन यूनियन के यूरोटोम में सभी सदस्य हैं? एकदम यहाँ पे बात एकदम करेक्ट है, इसमें सभी सदस्य शामिल हैं। अब ये क्या करता है? न्यूक्लियर एनर्जी संबंधी जो सेफ गार्ड्स है उसको तय करना हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ये सब काम यहाँ पे करता है। ठीक, अब अगर आप देखोगे इसके प्रशासन में 2 संस्थाएं इन्वॉल्व हैं, वो दोनों को बेसिक आप जान लो। यूरोपियन कमीशन, पहला यूरोपीय आयोग, दूसरा यूरोपीय काउंसिल, दोनों इसी है। तो यूरोपियन कमीशन और यूरोपीय काउंसिल दोनों इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे। देखिए यूरोपियन कमीशन क्या है? यूरोपियन यूनियन है ना, उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है ना, यूरोपियन कमीशन। ठीक, तो ये कौन सी एग्जीक्यूटिव बॉडी का आपको पता है? ये कानून जैसे मंत्रालय, मंत्री परिषद होती है, उसी तरह से यूरोपियन यूनियन के यूरोपियन क्या है? कमीशन है। ठीक, अब दूसरा यूरोपियन जो काउंसिल है वो क्या है? यूरोपियन जो काउंसिल है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून बनाने बॉडी है। तो बस दो चीज़ें बस समझनी थी, हमने यहाँ पर समझ ली। अब अगर हम देखेंगे, भारत और ईयू के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हो रहा है, इस वजह से ये चीज़ न्यूज में है। यूरोटोम वाज एस्टैब्लिश अंडर द ट्रीटी ऑफ रोम। हमने यहाँ पर समझ लिया कि रोम कन्वेंशन के तहत यूरोटोम को बनाया गया था, ये एकदम करेक्ट है। यूरोटोम एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर मटेरियल्स मीन्ड फॉर मिलिट्री पर्पज ऑफ ईयू स्टेट। मतलब क्या? यूरोपीय संघ में जो सैन्य उद्देश्य के लिए यूरेनियम का यूज होता है उससे ये कंट्रोल करता है। मैंने आपको बताया कि पीसफुल जो यूरेनियम का यूज होता है उसके संबंध में कंट्रोलिंग पावर है, ना कि वेपन्स के रिलेटेड में। तीसरा, ऑल मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे ऑल जो लगा है ना, ये करेक्ट है, यूपीएससी भी कभी कभी करता है। यूरोपियन यूनियन आर मेंबर ऑफ यूरोटोम, सभी यूरोपीय सदस्य यूरोटोम के सदस्य हैं, ये भी करेक्ट है। पहला तीसरा करेक्ट हो जाएगा, 1 and 3 विल बी द राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे जब भी जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी हर एक टॉपिक को डेप्थ में एनालिसिस करेंगे और उसको शॉर्ट में भी समझेंगे अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये जीव जंतु के बारे में या कोई नई स्पीशीज खोजी जाती है तो उसका एनालिसिस कितना करना है, उसके रीजन क्या है, जैसे भी हम ये एमसीक्यू देखते हैं भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, विद द रेफरेंस ऑफ लेपिगाथिस
कोंकानेसिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब क्या हुआ कि महाराष्ट्र, ये भारत का मैप है, आपने देखा कोई नीचे वाला, ये महाराष्ट्र की लोकेशन है, यहाँ पे कोंकण है, ये कोंकण है, कन्नड़ है, ये मालाबार, 3 तट आपको देखने को मिले। जो कोंकण तट है ना, कोंकण तट में एक फूलदार पौधे को खोजा गया है। उस फूलदार पौधे का क्या नाम है? लेपिगाथिस कोंकानेसिस, फूलदार पौधा, फूलदार पौधा। ठीक, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, पौधा। अब अगर ये फूलदार पौधा महाराष्ट्र के कोंकण जिले में रत्नागिरी जिले में खोजा गया है, ठीक है, रत्नागिरी के आम बहुत पॉपुलर हैं। अब इसे कहाँ देखा? लेटराइट जो मिट्टी है उसमें देखा गया। लेटराइट मिट्टी में आयरन से भरपूर कठोर पर्यावरण वाले क्षेत्र में, हार्ड इन्वायरमेंट वाले क्षेत्र में इसे देखा गया है। इस वजह से थोड़ा सा न्यूज में आ गया। ठीक, अब अगर आप देखोगे तो यह प्रजाति जो है फूल की धूप से तपे चट्टान पठारों पर पाई गई है। ठीक है ना, तो इसको अगर स्टेटमेंट ऐसा बनता है कि हिमालयन रीजन में खोजा गया, करेक्ट इनकरेक्ट, या नॉर्थ ईस्ट में इनकरेक्ट, है ना, तो इस वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन भी इस तरह की इसमें पूछी जा सकती हैं। अब इट वॉज डिस्कवर्ड इन लेट्रिक प्लेटिसिस ऑफ महाराष्ट्र कोंकण, तो महाराष्ट्र कोंकण में लेटराइट पठारों में खोजा गया है, करेक्ट है। यह वर्तमान में व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में पाई गई है, बहुत ज़्यादा रीजन में पाई गई है। तो देखिए बहुत ज़्यादा रीजन में नहीं पाई गई है, अभी एक पर्टिकुलर रीजन में पाई गई जहाँ पर लेटरिटिक प्लेटूज वाले रीजन में। तीसरा है, वैज्ञानिकों ने इसे IUCN में डाटा डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा है। अब IUCN जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, जिसको इस्टेब्लिश 1948 में किया गया था, वो 9 कैटेगरी में स्पेसीज को स्टेटस देता है कि उनका कंजर्वेशन क्या है। वो डाटा डेफिशिएंट हैं, वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं, वो इंडेंजर्ड हैं, वो वल्नरेबल हैं। तो डाटा डेफिशिएंट मतलब इनके आंकड़े अभी अपर्याप्त हैं। द डाटा आर नॉट सफिशिएंट टू काउंट दिस स्पेसीज, तो अभी यहाँ पे पर्याप्त डाटा नहीं, इस वजह से जो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। व्यापक तौर पर इसे नहीं देखा गया है, कुछ ही रीजन में देखा गया है ना, मतलब 65 वर्ग किलोमीटर के आसपास ही इनकी प्रजाति देखी जा रही है। तो ये बात यहाँ पे थी, हमने यहाँ पर इसके बारे में देख ली है। अब इसका बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। म्यांमार में चुनाव हुए हैं, जिसमें क्या हुआ, म्यांमार आपको लोकेशन तो आपको पता ही होगी म्यांमार की। अगर आपने ये भारत देख रखा है, मैं जस्ट झट से बना देता हूँ, अगर ये भारत आपने देख रखा है, ठीक है ना, लोकेशन में क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ क्यों। ये यहाँ पे म्यांमार की लोकेशन है, ठीक है ना, ये यहाँ पे म्यांमार है। अब म्यांमार में चुनाव हुआ तो म्यांमार में कौन सी पार्टी जीत कर आई? USDP पार्टी जीत कर आई है, यूनियन सॉलिडेरिटी डेवलपमेंट पार्टी। इस पार्टी ने यहाँ पे चुनाव जीता है। अब अगर हम देखें तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, और कौन सा है यहाँ पे, हाँ मणिपुर में, और मिजोरम है। ठीक, तो 4 से इनकी क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे साझा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। असम मेघालय बीच में है, तो असम मेघालय की बाउंड्री अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश से, इससे म्यांमार से नहीं टच होती है, तो ये एक तो पता होना चाहिए। दूसरा, ये दक्षिण अंडमान से भी जुड़ा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारत का कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, वो भी इससे जुड़ा, बंगाल से लेके इस पोर्ट से तवे से जाएगा और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का प्रयास है। तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब इसकी कैपिटल क्या है? नेपाइता, नेपाइता इसकी कैपिटल है, या नेपिडा भी इसको बोला जाता है। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। ठीक, इरावदी जो रिवर है इसी के बीच से बहती है ना, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब मेकांग में इस इरावदी के अलावा सालवीन है, मेकांग रिवर है, सॉरी म्यांमार में। तो मेकांग जो रिवर है, तो लगभग अगर आप देखोगे ना, तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में तो सभी में लगभग जाती है, कुछ हैं जो में नहीं आती है। तो ये तो हो गई बेसिक बात। म्यांमार का इतिहास अगर आप उठा के देखोगे तो आपने ये देखा होगा कि 1935 में म्यांमार क्या हुआ था, म्यांमार के लिए कानून, जब 1935 भारत अधिनियम आया था, उसमें म्यांमार के लिए बस व्यवस्था थी, किसको अलग करके वो बनाया गया, रीजन बनाया गया था। लेकिन आपको क्या पता है कि पहले इसमें अगर आप देखोगे ना, तो प्यू डायनेस्टी, मोन डायनेस्टी का शासन हुआ करता था, फिर बौद्धिज्म का यहाँ पे प्रचार होता है। बाद में अगर आप देखोगे ना, तो म्यांमार में 3 एंग्लो वर्मी युद्ध लड़े जाते हैं अंग्रेजों के टाइम में, 1824 में, 26 में, फिर 1852 में और 1885 में। तीनों बार अगर देखोगे ब्रिटिश एम्पायर की विजय होती है, और 1886 में क्या किया जाता है, म्यांमार को कैप्चर करके भारत का जो ब्रिटिश साम्राज्य उसमें शामिल कर दिया जाता है। फिर 1935 का अधिनियम के बाद 1937 में म्यांमार को भारत से अलग करके एक कॉलोनी बनाई जाती है। बाद में 1948 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो म्यांमार को भी आज़ादी मिल जाती है, और वहाँ पर जो आंग सान सू की सरकार थी 2021 में वहाँ पे सेना तख्ता पलट करती है, और उसके बाद अगर आप देखोगे वहाँ पर मिलिट्री शासन यहाँ पर लागू है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। स्टेटमेंट है कि म्यांमार इज ए नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। म्यांमार दक्षिण पूर्व की सबसे उत्तरी देश है।
द इरावदी रिवर आर लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, म्यांमार की जीवन रेखा है इरावदी से गंगा भारत की है। म्यांमार प्रमुख नदी प्रणाली मेकांग नदी है। मेकांग क्या है, इसकी यहाँ की प्रमुख नदी प्रणाली है, आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट है इनकरेक्ट है, या जो भी चीज़ है आपको यहाँ पे इसके बारे में बताना है। अब बताइए अगर इन तीनों में सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इन तीनों में सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेकांग नदी केवल देश के पूर्वी किनारों को टच करती है। अगर आप मेकांग की लोकेशन देखोगे तो मेकांग रिवर इस रीजन से ऐसे करके निकल जाती है, जो इरावदी बीचों बीच में जाती है, ठीक है। तो इरावदी बीचों बीच में जाती है, तो लाइफ लाइन इसकी इरावदी रिवर है, ठीक। आगे बढ़े, पंचम के बारे में देख लेते हैं क्या है पंचम। तो पंचायती राज मंत्री ने पंचम पंचायत असिस्टेंट मैसेजिंग चैट बॉक्स को लॉन्च किया है। तो व्हाट इज दिस पंचम, पंचम क्या है, एक चैट बॉक्स है। चैट बॉक्स मैसेज करोगे रिप्लाई करेगा, मैसेज करोगे तो रिप्लाई करेगा। तो इस तरह कई वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये पंचम एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो यूनिसेफ के सहयोग से बनाया गया है, यूनिसेफ के सहयोग से बनाया गया। तो पहला ये आपको पता होना चाहिए किसने बनाया है, किस लिए बनाया है, अब इसका पर्पज़ क्या है। तो पंचायत में जो भी मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं उनमें क्या करना, उनको एम्पावर करना, ठीक है ना। इसके अलावा डिजिटल कंपेन करना, इसके अलावा उनको कहते हैं ना कि उनको इंगेज करना, जिससे क्या किया जा सके और बेहतरी से किया जा सके। अब भाषणी जो प्लेटफॉर्म है, भाषणी प्लेटफॉर्म से भी इंटीग्रेट किया गया, अर्थात ये 22 भाषाओं में उपलब्ध रहेगा ये प्लेटफॉर्म, ठीक। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोकल लैंग्वेज में इससे कम्युनिकेट कर सकेंगे, तुरंत निर्णय लेने में सहायता मिलेगी, फीडबैक दे सकेंगे, क्वेश्चन पूछ सकेंगे, ये सारा काम पंचम के माध्यम से हो जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, पंचायत क्षेत्र में किया। तो पंचायत क्या है, तो 73वां जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, पंचायतों का गठन किया गया था और भारत में एक पार्ट जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 9 और आर्टिकल 243A से 243O तक के जो आर्टिकल हैं वो पंचायत के संबंध में दिए गए थे, जहाँ पे 3 स्ट्रक्चर की बात थी, ग्राम पंचायत की, फिर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। 3 स्तर पर पंचायत की बात थी और इन्हीं के लिए SC/ST में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। महिलाओं के लिए कंपलसरी 1/3 आरक्षण था, 1/3, बाद में किसी किसी राज्य में ये 50% हो गया। अब अगर आप देखोगे तो चुनाव होता है, इससे क्या इस माध्यम से लोग 12 लाख के आसपास लोग सीधे गवर्नेंस में इन्वॉल्व हो गए, बहुत सारे लोग पंच उप सरपंच ये हो गए, है ना। तो इससे क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक जो ताना बाना था भारत का और मजबूत हुआ। अब इसमें 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई है ना, इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट हैं, 29 विषय हैं, एग्रीकल्चर, कुछ हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ एजुकेशन से, वाटर सप्लाई से, रूरल डेवलपमेंट से। अब इनके फंडिंग की व्यवस्था कैसे होती है, केंद्र सरकार भी इनको फंड देती है, राज्य सरकार भी देती है। अब इनके लिए क्या किया जाता है, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है जो रिकमेंड करता है कि इनको इतना पैसा लगभग मिलना चाहिए। तो अब उसी को एम्पावर करने के लिए एक और नई चीज़ जोड़ी गई जिसे पंचम बोला जा रहा है। मेंस में भी आप इस पंचम को यूज कर सकते हैं एज एग्जाम्पल कि किस तरह से पंचायतों का सशक्तिकरण किया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, पंचम के बारे में, ठीक। अब आपने इसके बारे में समझ लिया। अब क्या आपको यूनिसेफ के बारे में पता है, ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है कि चलो ठीक है, यूनिसेफ के बारे में यूपीएससी ने अगर पूछ दिया आपसे, यूनिसेफ यूएन की 6 जो अंग है उसका पार्ट है, 6 अंग का पार्ट नहीं है, इको सोशियो के अंतर्गत आता है, जो आर्थिक सामाजिक परिषद उसके अंतर्गत आता है। 1946 में इसका गठन किया गया था। क्यों गठन किया गया था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे बच्चे भी मारे गए थे, उनको राहत देना, उनको शिक्षा प्रदान करना, इस सब के पर्पज में इसको किया गया था। हालांकि ये क्या कर रहा है, भारत की तो पूरी दुनिया में क्या करते इस तरह के इनिशिएटिव में मदद करता है, ठीक। स्टेटमेंट है कि इट इज़ डिजिटल इनिशिएटिव डेवलप इन द कोलैबोरेशन ऑफ यूनिसेफ। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हो गई हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा ये लेके, ठीक है। अब चलिए स्टेटमेंट अटेम्प्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इट इज डिजिटल इनिशिएटिव डेवलप बाय कोलैबोरेशन ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ के सहयोग से बनाया गया है, करेक्ट। इट इनेबल 2 वे कम्युनिकेशन बिटवीन पंचायत एंड यूनियन गवर्नमेंट, सरकार और केंद्र पंचायतों के बीच में 2 तरफा कम्युनिकेशन होता है, करेक्ट। इट विल सपोर्ट इंटरेक्शन ओनली इन इंग्लिश, ओनली इंग्लिश नहीं 22 भाषाओं में है और भाषणी से इसे लिंक किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक भाषा में है कितनी भाषा में है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं भाई 22 भाषाओं में है। अब भाषणी पता है ना कि आपको भारतीय लैंग्वेज का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें जो 22 भाषाएं हैं उनको डिजिटली तैयार किया गया है AI की मदद से, जिससे सरकारी सेवाओं को हर भाषा में नागरिक तक पहुँचाया जा सके। ये भाषणी का मूल पर्पज आपको पता होना चाहिए। तो ये गवर्नेंस का पार्ट है, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गवर्नेंस लेवल का भी ये पार्ट माना जाएगा, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग होयानगेंसिस। होयानगेंसिस के बारे में स्टेटमेंट आपको बताने हैं। होयानगेंसिस ये नया पौधा है, इसकी खोज कहाँ पे हुई है, नागालैंड में हुई। कहाँ पे हुई है, नागालैंड में हुई है।
नागालैंड में फेक जिला है, एक फेक जिला वहाँ पे हुई है। अब ये टेम्परेट फॉरेस्ट में पाया गया बहुत ही वल्नरेबल एक तरह का, देखिए स्टार शेप का फूल है। तो ये कहाँ पे खोजा गया है? नागालैंड में खोजा गया। ये आपको पता होना चाहिए, स्टार शेप का फ्लावर है, स्टार शेप का फ्लावर है, नागालैंड में खोजा गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। एपोनेसिस संबंधित है, एपोनेसिस फैमिली संबंधित है। होया नागेंसिस, नागेंसिस से पता होना चाहिए नागालैंड का है। और नागालैंड एक ही स्थान पर ये ज्ञात है, ये भी करेक्ट है। केवल भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवास होया प्रजाति ने इसको खोजा है। होया प्रजाति केवल होया प्रजाति की है। होया प्रजाति केवल भारत में रहती नहीं। अब ये नागालैंड वाला रीजन है तो नागालैंड वाली चीज़ें आपको म्यांमार में भी देखने को मिलेगी, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ भारत में ही ये आपको देखने को मिले। ठीक है, 1 2 यहाँ पे करेक्ट है, और भी रीजन में देखने को मिलेगी। ठीक है, इवन सब कॉन्टिनेंट में, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में भी ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश में जो उज्जैन का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंगों में से एक है द महाकालेश्वर टेम्पल। देखिए इस तरह के जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं, महाकालेश्वर या कितने ज्योतिर्लिंग हैं, इन सब के लिए edu.diwas करके इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, वहाँ पे हम बहुत सारी इन्फोग्राफिक अपलोड करते रहते हैं जो अलग अलग चीज़ों के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में होती है, तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। या फेसबुक में अगर आप चलाते हो तो इंडियाज़ अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी चैनल भी सर्च कर लीजिएगा। तो ऐसी चीज़ें कभी आप स्क्रॉल कर रहे हो कुछ तो आपको इन्फॉर्मेटिव मिल गया तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर कि इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ लॉर्ड शिव, भगवान शिव के बाहर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द प्रेजेंस स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड बाय द रानोजी सिंधिया इन 18th सेंचुरी। रानोजी सिंधिया द्वारा इसको प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर उसको बनाया गया था, जो मराठा शासक थे। तीसरा, द टेम्पल इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर में ये लोकेटेड बैंक नहीं, ये किस नदी के किनारे? ये शिप्रा नदी के किनारे है। ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का मैप आपने देख लिया। ये लोकेशन उज्जैन की, यहाँ पे शिप्रा नदी बहती है। अमरकंटक नदी, अमरकंटक से नर्मदा नदी बहती है। तो अमरकंटक किनारे ओंकारेश्वर है, जबलपुर है, भेड़ा घाट है, तो बहुत सारे धार्मिक स्थल है। लेकिन ये जो उज्जैन का मंदिर है वो शिप्रा नदी के किनारे है। तो ये पता होना चाहिए। जब कुंभ का मेला जब आयोजित होता है तो यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर सिंहस्थ का आयोजन हुआ था। अभी तो महाकुंभ हुआ था तो प्रयागराज में हुआ था, इससे पहले जो अर्धकुंभ होता है वो सिंहस्थ का हुआ था यहाँ पे आयोजित किया, 12 वर्ष में जो होता है। ठीक है, अब ये जो शासक थे ये कौन से शासक थे? मराठा शासक थे। तो पहले अगर आप देखोगे कि मिडाइवल पीरियड, उस मिडाइवल या मॉडर्न इंडिया, मराठा रूलर्स का शासक यहाँ पे हुआ करता था। अब मराठा एम्पायर की सब क्लैन थी, मतलब अगर हम बात करें मराठा जो एम्पायर था उसी के छोटे छोटे नवाब हुआ करते थे, या पावरफुल हालांकि नवाब थे। इसमें कौन कौन से आते हैं? सिंधिया आते हैं, उसमें आते हैं गायकवाड़ आते थे, वडोदरा की गायकवाड़ है, या ग्वालियर के सिंधिया हैं, इंदौर के होलकर हैं, है ना, और नागपुर के भोसले हैं। तो 4 इम्पोर्टेंट रूलर्स मराठा एम्पायर के अंतर्गत रहा करते थे। इनको सबको मिला के मराठा एक सशक्त साम्राज्य था। ठीक है, तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो इस ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। अचानक मार यहाँ पे न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे किसी जानवर की मौत हो गई है, टाइगर है आई थिंक, यहाँ पे देख की मौत हुई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अचानक मार टाइगर रिजर्व। अचानक मार टाइगर रिजर्व के बारे में है कि किस राज्य में है? तो देखिए मध्य प्रदेश का हमने भी मैप देखा, मध्य प्रदेश किस तरह से कुछ मैप है। 1 नवंबर से 2000 से पहले मध्य प्रदेश का मैप इस तरह से नहीं था, बल्कि अब किस तरह से था मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये जो मैप था मध्य प्रदेश का ये इस तरह से हुआ करता था। ठीक है, क्यों हुआ करता था कि छत्तीसगढ़ का पार्ट यहाँ पे था, छत्तीसगढ़ के पार्ट में यहाँ पे इस रीजन और कंटक वाले रीजन अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये पहले से भी था। जब ये मध्य प्रदेश का बंटवारा होगा तो ये छत्तीसगढ़ में मेनली चला गया। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व जो है टोटल, उन तीनों में से एक है। लेकिन ये वाला जो रीजन अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश का, इस रीजन में आपको संजय टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, फिर आपको कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तो 4-5 टाइगर रिजर्व आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो ये जो अचानक मार है कान्हा किसली से भी जुड़ता है, कान्हा टाइगर रिजर्व से जुड़ता है, बांधवगढ़ से भी जुड़ता है। और इसमें मणियारी रिवर बहती है। कौन सी रिवर बहती है? मणियारी रिवर। अब यहाँ पर जो रीजन है मध्य प्रदेश में, आपको पता है कि ट्राइबल एरिया भी है और भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या ट्राइब्स की मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन इस रीजन में आपको बैगा ट्राइब देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर न्यूज में था, ठीक, बैगा है, गोंड है। अब यहाँ पे किस टाइप वेजिटेशन पाया जाता है? तो सेमी एरिड, या अगर बात करें अर्धपर्णपाती डिसिडुअस जो फॉरेस्ट है यहाँ पे देखे जाते हैं, और बहुत सारे जीव जंतु भी यहाँ पे देखे जाते हैं। न्यूज में था एरिया तो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, मणियारी रिवर फ्लो थ्रू द सेंट्रल ऑफ रिजर्व, मणियारी नदी रिजर्व के मध्य से बहती है, करेक्ट। इट कनेक्ट कान्हा एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को जोड़ता है, ये भी करेक्ट है। सॉरी, हाँ ये भी करेक्ट है। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 2 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विद द रेफरेंस ऑफ पोलर वर्टेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पोलर वर्टेक्स के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया। अब पोलर वर्टेक्स
क्या है, पोलर वॉर्टेक्स है क्या। बेसिक बात सबसे पहले आपकी आप पता होना चाहिए कि आखिर है क्या पोलर वॉर्टेक्स। तो पोलर वॉर्टेक्स एक तरह की ठंडी हवा है, बहुत ठंडी हवा है। इसकी ताकत मौसम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। शीत ऋतु में ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ये अब अगर आप देखोगे, अब ये क्या है, मैं भी इसका थोड़ा सा एक फॉर्म बना दे रहा हूँ। ठीक, आपको पता होगा ये वाला रीजन नॉर्थ पोल है, ये वाला रीजन साउथ पोल है। तो पोलर वॉर्टेक्स दोनों ध्रुवों के चारों ओर एक ठंडी हवा वाला क्षेत्र है। मतलब इस रीजन में मैं आपको बताऊं, एक तरह की ठंडी हवा बहती है, या इस तरह, इसको इस तरह ठंडी हवा बहती है। ठीक है, ये ठंडी हवा मैंने बहा दी इसमें। ठीक, अब ये ठंडी हवा, इसका विस्तार कभी कभी इधर भी होता रहता है, इधर भी होता है, इस तरह से विस्तार इसका होता रहता है। तो जब इसका विस्तार होता है तो ठंड का पलायन इधर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ठंड के मौसम में देखने को मिलती है। तो अभी अमेरिका में टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक बड़े भीषण मात्रा में आपको अगर आप देखोगे पोलर वॉर्टेक्स की भूमिका देखी गई है, इसका उजागर हुआ है। तो अमेरिका में ये अमेरिका यहाँ पे रीजन देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूके देखने को मिलेगा। इसी रीजन में भारत में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा। अब इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी होता है, हालांकि गर्मी में कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन सर्दी में बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हो जाता है और नीचे तक आ जाता है, अमेरिका तक या यूरोप एशिया तक भी कभी कभी देखने को मिलता है। इससे कोल्ड वेव्स बहुत ज़्यादा निकल के आती है, इसे आर्कटिक आउटब्रेक की तरह देखा जाता है। ठीक है, अब कम घनी वाले क्षेत्र, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस पर कम प्रभाव होता है, लेकिन जहाँ पे आबादी, जो रीजन ठंड के आसपास आते हैं उनकी आबादी भी ज़्यादा नहीं है, तो उस रीजन में ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंड लेके आता है जब भी आता है। ठीक, चलिए, तो अब इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या बन रहे हैं। ऑप्शन यह है कि इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग विंटर टू हायर पोल इक्वेटर टेम्परेट कंट्रास्ट, शीत ऋतु में सर्वाधिक मजबूत होता है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। एक्सपेंशन ऑफ द पोलर वर्टेक्स कैन कॉज कोल्ड एयर ब्रेक आउटब्रेक मिड एल्टीट्यूड, इसका विस्तार मध्य अक्षांशों में शीत लहरों के कारण बन सकता है। ठीक है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है, शीत लहर जो होती है उनके कारण इसका विस्तार देखने को मिलता है। अंटार्कटिका जो पोलर वर्टेक्स इज मोर वेरिएबल देन आर्कटिक पोलर वर्टेक्स, अंटार्कटिक ध्रुवीकरण आर्कटिक की तुलना में अधिक परिवर्तनशील होते हैं या अधिक खतरनाक होते हैं अगर हम देखें। लेकिन ये जो ऑप्शन है इसके बारे में देखें तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अंटार्कटिक जो यहाँ पर इस वाले रीजन वाले स्टेबल होते हैं, लेकिन जो नॉर्थ वाला है आर्कटिक वाले रीजन है वो ज़्यादा परिवर्तनशील होते हैं। अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा दूर तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखेंगे किसके बारे में, यहाँ पर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉडल यूथ ग्राम सभा। मॉडल यूथ ग्राम सभा के बारे में स्टेटमेंट्स है, चलिए देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है या न्यूज़ क्या थी, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय के सहयोग से मॉडल यूथ ग्राम सभा के जो विजेता हैं उनको सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान आयोजित किया है। और मॉडल यूथ ग्राम सभा क्या है, तो जो विद्यालय के छात्र हैं उन्हें सिमुलेट करने के एक मंच है ना। मॉक ग्राम सभा होती है, जैसे मॉक पार्लियामेंट होती है तो मॉक ग्राम सभा भी होती है। ये मॉडल यूएन के तर्ज पर इसको बनाया गया जिससे पार्टिसिपेशन मजबूत हो। और पंचायती राज मंत्रालय इसका नोडल मिनिस्ट्री भी है। ठीक, 1000 से ज़्यादा स्कूल इसमें भाग लिए जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय जिसमें जनजातीय छात्रों की ज़्यादा संख्या रहती है, और कक्षा 9 से 12 वाले छात्रों को उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे यह यूएन मॉडल के प्रारूप के अनुकूल है, करेक्ट है। यहाँ पे इट टारगेट स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 8, नहीं 9 से 12 के छात्रों को इसमें टारगेट किया जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रोवाइडेड स्कूल कंडक्टिंग मॉक ग्राम सभा, स्कूलों को मॉक ग्राम सभा आयोजित करने की वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, तो 1 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। हमने PYQ डिस्कशन किए, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री के PYQ मिल जाएंगे, स्टेट्स के वीडियो, ग्लोबली जितने भी स्टेट हैं, जितनी वाटर बॉडी हैं, इस तरह के हम वीडियोस भी हमारे चैनल में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल @indiasaffairs by दिवस द्विवेदी सर्च कर सकते हैं, या